आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक गोयल स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल प्रेप टुडे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अभी जो मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं सब्जेक्ट, हमारे उस सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग, जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बेटा, रीजनिंग में मैं आपसे सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूं बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूं हमारे रीजनिंग के टोटल सिलेबस की, कि बेटा कौन कौन से टॉपिक हमारे रीजनिंग में टोटल बनेंगे, उन टॉपिक में ऐसे कौन से टॉपिक हैं, उस पूरे सिलेबस में हमारे कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जिनका वेटेज काफी अच्छा रहने वाला है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जिनमें एक प्रश्न पूछने के चांसेस काफी रहते हैं। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे तो किस स्टेटमेंट के साथ और कैसे ये चैप्टर हमारा बनेगा। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं सिर्फ रीजनिंग के इंट्रोडक्शन की। और बेटा ध्यान देना, अगर मैं रीजनिंग के सबसे पहले और सबसे बेसिक टॉपिक की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो बेटा सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक जो हमारा बनेगा, उस टॉपिक का नाम होता है बच्चों, उसको कहा जाता है कोडिंग डिकोडिंग। जो सबसे पहला सबसे बेसिक टॉपिक हमारा जो बनता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम? कोडिंग डिकोडिंग। ध्यान देना बेटा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जिसको हम हिंदी में नाम देते होते हैं सांकेतिक भाषा या कूट भाषा। आपको कुछ भी नाम लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है, इसको कूट भाषा भी कहा जाता है, इसको कूट लेखन भी कहा जाता है, या फिर बच्चों इसको कुछ किताबें इसी का नाम हिंदी में भी लिख देती हैं और कह दिया जाता है कोडिंग डिकोडिंग। इस तरह से बच्चों आपको लिखा हुआ दिखाई देगा इस चैप्टर का नाम हमारा। यह आप कह सकते हैं कि हमारी रीजनिंग का सबसे एक बेसिक सा टॉपिक है। बेटा ये टॉपिक समझने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को समझने के लिए हमें दो बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। ये टॉपिक हमारा इन दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, अगर पहले मैं बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमें जो बात पता होनी चाहिए बच्चों, वो ये कि ये टॉपिक ए से जेड तक जो 26 लेटर्स होते हैं बेटा, इन पर बेस्ड एक टॉपिक है हमारा। ए टू जेड जो 26 लेटर्स होंगे, इन पर बेस्ड एक टॉपिक है। तो टॉपिक समझने के लिए हमें इन 26 लेटर्स की, इन 26 अक्षरों की नंबरिंग याद होनी चाहिए। नंबरिंग से मतलब बेटा हमारा कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं बात करूं जैसे ए की, बेटा ए इज अल्फाबेटिकली फर्स्ट लेटर है, तो ए जब भी कभी हमें दिखाई देगा तो मैं ए के सामने क्या लिख दूंगा? एक, कि ए हमारा अल्फाबेटिकली पहला अक्षर होगा। जैसे बी है, अल्फाबेटिकली सेकंड लेटर होता है। एच की बात करें, एच इज 8th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं आर की बात करूं, आर इज 18th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो बेटा इस तरह से हमें इन अक्षरों की सबसे पहले नंबरिंग याद करनी है। नंबरिंग याद करने के बाद बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह टॉपिक हमारा बच्चों सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, ए से जेड इन 26 लेटर्स की हमें अच्छे से नंबरिंग पता हो। एंड सेकेंड थिंग, इस चैप्टर को समझने के लिए जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि जो ये 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास, जो ये 26 अक्षर होते हैं बच्चों, ये 26 अक्षर मिलकर ग्रुप बना लेते हैं। अब ग्रुप का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे ए टू जेड, दीज आर 26 लेटर्स। तो बेटा इसमें फर्स्ट लेटर जो होता है ए एंड लास्ट होता है जेड। तो बच्चों ए का जेड के साथ एक ग्रुप, एक पेयर बन जाता है। इसी तरह से सेकंड लेटर इज बी एंड लास्ट टू सेकंड इज वाई, बी का वाई के साथ एक ग्रुप बन जाता है। सिमिलरली थर्ड लेटर इज सी एंड लास्ट टू थर्ड इज एक्स, तो सी का एक्स के साथ एक पेयर बन जाता है। इसी तरह से हर दो अक्षरों का एक पेयर, एक ग्रुप बनता जाएगा। तो यहां अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 26, और अगर मैं यहां हर दो अक्षरों का एक ग्रुप, एक पेयर, एक समूह बना देता हूं, तो बेटा मैं क्या कह सकता हूं कि यहां मेरे पास टोटल कितने? 13 पेयर्स बन जाएंगे। तो ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इन दो बातों पे डिपेंड होगा। जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें हो सकता है पेयर्स का लॉजिक अप्लाई हो रहा हो, या फिर बच्चों हो सकता है जो ए से जेड तक 26 लेटर्स होंगे उनकी नंबरिंग की जरूरत पड़े। और ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक की जब हम नंबरिंग याद करेंगे, जब ग्रुप याद करेंगे, सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में जरूरत पड़ेगी। बेटा और भी ऐसे काफी सारे चैप्टर इसमें आगे आएंगे हमारे रीजनिंग में, जिनमें नंबरिंग या ग्रुप की जरूरत हमें पड़ सकती है। तो ये हमारा रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक बनने वाला है। सबसे बेसिक टॉपिक आप कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग को, ए टू जेड, एंड ये जो 13 ग्रुप हैं इन पर बेस्ड हमारा ये टॉपिक होता है। अगर सेकंड टॉपिक की बेटा मैं आपसे बात करूं कि सेकंड टॉपिक हमारा जो होता है, सेकंड टॉपिक कौन सा बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बाद, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट, और ये जो टॉपिक है बेटा, इसका हिंदी में नाम होता है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण।
सेकंड टॉपिक हमारा रीजनिंग का जो बनेगा वर्णमाला परीक्षण। अब देखो बेटा, जैसा कि इस टॉपिक के नाम से क्लियर है, अल्फाबेट। अल्फाबेट से मतलब होगा A to 26 लेटर्स, इन्हीं से मिलकर हमारी वर्णमाला बनती है ना, इन 26 लेटर से। तो इस चैप्टर में भी हमें A से Z इन 26 लेटर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बच्चों कोडिंग डिकोडिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। ये टॉपिक बिल्कुल अलग रहेगा हमारा, कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल अलग रहेगा। इनमें सिर्फ एक सिमिलैरिटी कह सकते हो आप कि ये भी टॉपिक समझने के लिए A to Z इन 26 लेटर्स की जरूरत पड़ सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से कुछ भी मेल नहीं खाता, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन काफी बनते होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें पुट किए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बेटा वो दो क्वेश्चन ऐसे हैं, जो दो टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 1, पेयर्स ऑफ अल्फाबेट। पेयर्स ऑफ अल्फाबेट कहा जाता है बच्चों, जो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जिसको कहा जाता है अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। अक्षर युग्म पर आधारित पेयर्स यानी कि युग्म यानी कि जोड़े, तो यहां हमें लेटर्स के यानी कि इन अक्षरों के कुछ पेयर्स बनाने होते हैं, अल्फाबेट्स के पेयर बनाने होते हैं। आपको कोई भी एक स्पेलिंग दे दी जाती है, उस स्पेलिंग में आपसे पूछा जाता है देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्फाबेट। वहां आपको दी गई स्पेलिंग में टोटल कितने पेयर्स होंगे, ठीक है। तो आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट के साथ बताया जाएगा कैसे, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल ये बता रहा हूं कि इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते कैसे हैं। पहला, पेयर्स बनाना, लेटर्स के पेयर्स बनाना। लेटर के पेयर्स बनाने का मतलब बेटा क्या होता है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक स्पेलिंग लिख दी यहां पर REASONING, और अब आपको कह दिया जाए कि रीजनिंग में टोटल कितने पेयर्स होंगे, रीजनिंग में कुल अक्षरों के कितने युग्म होंगे, कितने जोड़े होंगे। तो बेटा यहां क्या किया जाता है, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस क्वेश्चन का। यहां रीजनिंग स्पेलिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो बेटा रीजनिंग स्पेलिंग का सबसे पहला लेटर, सबसे पहला अक्षर हमें क्या दिखाई दे रहा है, आर। तो ए से आर तक जो लेटर्स आए हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता, जहां से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही होती है हमें वहां से काउंट करना स्टार्ट करना होता है। जैसे बेटा सबसे पहला लेटर रीजनिंग में है आर, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे इसको काउंट करना, आर से स्टार्ट किया जाता है बेटा। आर के बाद अल्फाबेटिकली आता है बच्चों एस, RSTUVWXY एंड Z। तो आर से गिना कोई भी लेटर अपनी सेम पोजीशन पर नहीं आया, इट मींस आर से स्टार्ट करते हुए कोई भी पेयर, कोई युग्म, कोई जोड़ा नहीं बना है। तो मैं बात करता हूं बेटा ई की, EFGHIJK और L। ई से स्टार्ट करते हुए कोई लेटर अपनी सेम पोजीशन पर नहीं है, तो मैं चलता हूं ए के पास, ABCDEFG। ध्यान देना बच्चों, जब मैंने ए से काउंट करना स्टार्ट किया, ABCDEF और G, तो बेटा ए से काउंट किया तो जी अपनी बिल्कुल सही पोजीशन पर है, इट मींस ए का जी के साथ एक पेयर, एक युग्म, एक जोड़ा बन जाएगा। इस तरह से हमें टोटल पेयर्स काउंट करने होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हो सकता है हमें और भी पेयर्स दिखाई दें, और जब भी कभी पेयर्स की बात होती है तो पहले लेफ्ट हैंड से और फिर राइट हैंड से, यानी कि बाएं और दाएं दोनों किनारों से गिनकर हमें देखना पड़ता है कि टोटल कितने पेयर्स इसमें बन सकते हैं। यह मतलब था हमारा पेयर्स ऑफ अल्फाबेट अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्नों से। सेकंड इसमें जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन बच्चों जो इसमें बनेंगे हमारे क्वेश्चंस, वो होंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस, वो होते हैं डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन देखो बेटा, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन से मतलब क्या होता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन से बच्चों मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपको 4 या 5 या 6, कम से कम 4 स्पेलिंग तो जरूर देगा, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। और आपको कहा जाता है कि जो मेरे पास ये 4, 5 या 6 स्पेलिंग दी गई हैं, अगर इनको डिक्शनरी में अरेंज किया जाए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखा जाए, तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि डिक्शनरी में जो ये लेटर्स अरेंज किए जाते हैं, जो वर्ड अरेंज किए जाते हैं अल्फाबेटिकली, पहले ए वाली सारी की सारी स्पेलिंग अरेंज की जाती है, फिर बी वाली, फिर सी वाली, फिर एक्स वाली, जेड वाई वाली, जेड वाली, कुछ इस तरह से अरेंज की जाती हैं। तो बेटा ये टॉपिक भी हमारा उसी पर बेस्ड होगा। यहां आपको 4 या 5 या 6 स्पेलिंग दी गई होंगी और उनके स्टार्टिंग के कुछ लेटर कॉमन भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने क्या कर देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं एप्लीकेशन। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, ये एप्लीकेशन है, अप्लाई है, सॉरी एप्पल है, फिर अप्लाई है, अपीयर है,
इस तरह से आपको कुछ अक्षर दिए जाते हैं, अप्राइजल है, आपको 4 या 5 या 6 कुछ भी स्पेलिंग दी गई होंगी और आपको क्या कहा गया होगा, अब अगर मैं इन जो आपको 5 स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हैं, अगर बेटा अब मैं इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहता हूं तो इनकी अरेंजमेंट का बिल्कुल सही सीक्वेंस बनने वाला क्या है, क्या सीक्वेंस इनका बन सकता है। तो बेटा आपको जो भी ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे, जब भी ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे, इसमें एक बात ध्यान रखना, जितने भी लेटर्स आपको दिए गए होंगे, जितने भी लेटर्स आपको इसमें दिए गए होंगे, उनमें स्टार्टिंग कुछ लेटर कॉमन जरूर होंगे, जैसे इनमें सब में APP कॉमन है। तो यहां पे स्टार्टिंग के 3 या 4 या 2 जितने भी लेटर्स कॉमन होंगे उनको कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट लेटर की पोजीशन डिसाइड करती है। जैसे थर्ड लेटर की पोजीशन डिसाइड करेगी अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में सबसे पहले अरेंज क्या होगा। तो ये अल्फाबेट टेस्ट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन या तो पेयर्स ऑफ अल्फाबेट के पूछ लिए जाते हैं, और या फिर प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं बेटा वो पूछे जाते हैं कौन से, डिक्शनरी पर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हम आपके सामने लेके आएंगे, जो हम करेंगे, वो टॉपिक होगा हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हिंदी में बात करें बेटा तो इसको कहा जाता है दिशा व दूरी। दिशा व दूरी। अब बच्चों जैसा कि इस चैप्टर का नाम है दिशा व दूरी, यानी कि यहां पर ये हमसे जो बात करेगा, ये बात करेगा किसकी, डायरेक्शंस की, और हो सकता है डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस की भी। तो यहां चैप्टर समझने के लिए आपको पहले तो जैसे ये पता हो, अगर डायरेक्शन के सीक्वेंस की मैं बात करता हूं तो ये जैसे नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा कहलाती है, ये दक्षिण यानी कि साउथ, ये पूर्व यानी कि ईस्ट, और ये कहलाती है पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो ये डायरेक्शन का कुछ इस तरह से सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। और जहां पर याद रखिएगा, जहां पर ये सारे के सारे डायरेक्शंस मिल रही हैं, जो इनका मीटिंग पॉइंट है, ये इनिशियल पोजीशन कहलाती है, जहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है। इनिशियल पोजीशन कहलाती है ये, जहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है। तो आपको इसमें आपको कुछ डायरेक्शंस दी जाती है, कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, वह पहले पूर्व दिशा की ओर गया, फिर उत्तर दिशा की ओर गया, फिर पश्चिम दिशा की ओर गया, फिर दक्षिण दिशा की ओर गया। आपको ऐसी कुछ जानकारियां दी गई होंगी। और बेटा जानकारियां देने के बाद बच्चों आपसे 2 बातें पूछी जा सकती हैं कि उसकी इनिशियल जो पोजीशन थी, जो प्रारंभिक स्थान था, वहां से इस व्यक्ति की दिशा कौन सी होगी, या इनिशियल जो पोजीशन थी प्रारंभिक स्थान से इसकी दूरी क्या होगी, या बेटा दोनों ही बातें पूछी जा सकती हैं कि प्रारंभिक स्थान से दिशा व दूरी क्या होगी, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है। तो इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे यहां तो डायरेक्शन पूछ लेगा प्रारंभिक स्थान से, इनिशियल पोजीशन से, या दूरी पूछ लेगा कि डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे। ये टॉपिक होगा हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बन जाएगा इसमें ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा। हिंदी में कहें तो रक्त संबंध। रक्त संबंध काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन डेफिनेटली दिखाई भी देगा। तो देखो ब्लड रिलेशनशिप में जो क्वेश्चंस की अगर बात करें, जैसा कि इस चैप्टर के नाम से क्लियर है, यहां पे कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ संबंधों की ये बात करता है। लेकिन इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन बनते होते हैं। नंबर 1 जो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अभी बताऊंगा बच्चों कि इसके बारे में होता क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड होते हैं कोडेड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, कोडेड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होंगे। और थर्ड जो होते हैं इसमें पॉइंटिंग वाले या इंट्रो वाले, इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का मतलब होता क्या है हमारा। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में मतलब क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट बताई जाएगी, ए बी का भाई है, बी सी की मां है, सी डी का पुत्र है, डी ई के पिताजी हैं। आपको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी, फिर आपसे पूछ लेगा कि ए का ई से संबंध क्या होगा, या ई का ए से रिलेशन क्या होगा। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स, यानी कि एक स्टेटमेंट आपको पहले दे दी जाएगी, ए बी का भाई, बी सी का पिता, सी डी की मां। ऐसी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे रिलेशन पूछा जाएगा। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं हमारे। सेकंड इसमें आ जाता है बच्चों कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, आपको इसमें पहले कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी के माता हैं। तो इतनी जानकारी देने के बाद फिर हो सकता है आपको एक इक्वेशन लिख के दे दे, P मल्टीप्लाई Q डिवाइड R
प्लस एस माइनस एल, ऐसी कोई इक्वेशन दे देगा और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि पी का आर से रिलेशन, पी का एल से रिलेशन। तो यहां आपको पहले जितने भी सिंबल आपको इक्वेशन में यूज होंगे उन सब के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी गई होगी बच्चे, और ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे एक इक्वेशन पुट करेगा। किस इक्वेशन को सॉल्व करने पर रिलेशन बताए बिटवीन पी एंड आर, बिटवीन पी एंड एल, आपसे कुछ भी बातें पूछी जा सकती हैं। और अगर बच्चों मैं पॉइंटिंग बेस्ड या इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन की बात करता हूं तो पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, एक प्रश्न बनते हैं इसमें कि जैसे ये क्या कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा, पॉइंटिंग बेस्ड यानी कि एक पॉइंट कर रहा होगा, इशारा कर रहा होगा किसी तस्वीर की तरफ। और अगर इंट्रो की बात करूं, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देना, किसी का परिचय देना, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन में ये आपसे क्या पूछेगा कि ए का परिचय देते हुए बी ने कहा इंट्रोड्यूस, ए बी को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि अब परिचय देते हुए आपसे कोई ना कोई बात कही जाती होती है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट सेम रहती है, या तो कहता है ए बी की ओर इशारा करते हुए या ए बी का परिचय देते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन क्वेश्चंस को इंट्रोडक्शन या पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। परीक्षा के अगर अपने अकॉर्डिंग देखें तो बेटा एग्जाम अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके एग्जाम में प्रश्न पक्का आपको दिखाई भी देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, जो इसमें क्वेश्चन हमारा बन जाता है, जो टॉपिक बनेगा हमारा, वो टॉपिक होता है सीरीज, जिसको हिंदी में कहा जाता है श्रृंखला। सीरीज जिसको हिंदी में श्रृंखला कहा जाता है, और इस टॉपिक का पूरा नाम होता है नंबर एंड लेटर सीरीज, नंबर एंड लेटर सीरीज। यानी कि सीरीज नंबर बेस्ड भी हो सकती है और सीरीज लेटर बेस्ड भी हो सकती है। नंबर बेस्ड सीरीज अगर आपको दी जाएगी तो बच्चे इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया 7, 10, 14, 19 एंड 25, ये लिखा जाएगा। और अगर लेटर बेस्ड सीरीज की बात करूंगा तो लेटर बेस्ड सीरीज में आपसे क्या बात करेगा, आपको कहा गया होगा इसमें ए बी डी जी फाइंड द नेक्स्ट टर्म। यहां पर सीरीज में जो नेक्स्ट टर्म पूछी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ नंबर बेस्ड होगी, और यहां पर जो पूछा जाएगा वो होगा लेटर बेस्ड। तो आपको ये जो सीरीज के क्वेश्चन दिखाई देंगे नंबर बेस्ड भी हो सकते हैं, या हो सकते हैं लेटर बेस्ड हो, या एक और सीरीज अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड भी पूछा जा सकता है। अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड मतलब क्या होगा, जिसमें अल्फाबेट्स भी यूज हो रहे होंगे और अल्फाबेट्स के साथ साथ इसमें नंबर भी यूज हो रहे होंगे। इसको कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। A26, B25, D23, G20, और फिर कह देगा फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो ये टॉपिक हमारा कौन सा बन जाएगा, नंबर एंड लेटर सीरीज, जिसको हम श्रृंखला का टॉपिक कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, संख्या श्रेणी। नंबर सीरीज मतलब कि संख्या श्रेणी, लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रेणी। ये टॉपिक बनेगा हमारा। नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक बनेगा हमारा, बच्चों ध्यान देना, वो टॉपिक होगा सीरीज से आप मिलता जुलता ही कह सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चंस में सीरीज का लॉजिक अप्लाई हो जाता है, और टॉपिक कहलाता है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स हिंदी में कहा जाता है बच्चों इसको लुप्त संख्या ज्ञात करना। और अगर हम एसएससी का एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इसका एक या हो सकता है दो क्वेश्चन भी दिखाई दे सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपको अलग अलग कुछ फिगर्स ड्रॉ करके रखे जाते हैं। फिगर्स ड्रॉ करने के बाद आपको इसमें एक नंबर मिसिंग होता है। किसी भी प्रकार का फिगर ड्रॉ करके दे सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि सर्कल ही बना के दे, जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह से स्क्वायर से बना कर दे, कुछ भी कहा जा सकता है। हमारा काम होगा कि इनके आपस में कैलकुलेशन करने के बाद हमें यह देखना कि इनका आपस में रिलेशन क्या पॉसिबल है। कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इसमें आपको कहेगा क्या, ये आपको कोई भी एक फिगर ड्रॉ करके देगा, हो सकता है एक ही फिगर हो सकता है दो हो, या हो सकता है तीन हो। इसमें कुछ संख्याएं लिखी जाती हैं, हो सकता है कुछ लेटर से भी लिख दे, कुछ नंबर्स लिख दे, और उनमें एक बॉक्स मिसिंग होगा, एक नंबर या एक लेटर मिसिंग होगा। एक कैलकुलेशन करने के बाद हमें यह देखना होगा कि किस रिलेशन के बेस पे हम जो एक क्वेश्चन मार्क, जो एक ब्लैंक दिया जाएगा, उसको फाइंड कर सकते हैं। तो मिसिंग नंबर को फाइंड करना, मिसिंग लेटर को फाइंड करना हमारे चैप्टर का नाम कहलाता है इंसर्ट द मिसिंग नंबर्स। यानी कि एक प्रॉपर एक सीरीज के बेस पे जो एक लुप्त संख्या है, जो एक मिसिंग नंबर है, वो फाइंड करना। नेक्स्ट देखना बेटा कि क्या टॉपिक हमारा इसके बाद बनेगा, रैंकिंग। रैंकिंग जिसको हिंदी में नाम दिया जाता है श्रेणी क्रम।
पहले वाला श्रृंखला था और अब वाला श्रेणी क्रम। यहां देखना बच्चों, अगर मैं रैंकिंग की आपसे बात करता हूं ना, तो रैंकिंग में टोटल क्वेश्चंस बनते हैं दो टाइप के। पहले क्वेश्चंस बनते हैं अरेंजमेंट बेस्ड, और सेकंड बनते हैं पोजीशन इन ए क्यू के क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, अरेंजमेंट का मतलब क्रम व्यवस्था, एक सही क्रम में व्यवस्थित करना। इसमें आपको कुछ लोगों के नाम दिए जाते हैं। मान लो मैंने कह दिया ए बी सी डी ई और एफ, एक कक्षा में पढ़ रहे हैं। ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, डी सबसे बड़ा है तथा ई जो है वो बी से छोटा है। तो ऐसी आपको कोई इंफॉर्मेशन देने के बाद हमें इनको अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू दियर हाइट, अकॉर्डिंग टू दियर वेट, यानी कि हो सकता है उनके भार के क्रम में, हो सकता है उनकी ऊंचाई के क्रम में। अगर वो किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उनके जो मार्क्स हैं, जो प्राप्तांक हैं उनके, उसके सीक्वेंस में इनको अरेंज करना होता है। ये अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं हमारे, ठीक है। और अगर हम पोजीशन इन क्यू की बात करूं, पोजीशन इन क्यू, अब जैसे कि बेटा क्यू का मतलब होता है पंक्ति, क्यू पंक्ति यानी कि कतार, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। इसमें आपको एक जानकारी दी जाती है। मान लीजिए इसमें एक लाइन में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, भी कुछ बच्चे बैठे हैं। इसमें मान लीजिए टोटल 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं और इसमें कह दे कि इफ एज पोजीशन इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यदि ए का स्थान बाएं किनारे से है 20वां। एक पंक्ति में, एक कतार में, एक लाइन में, एक क्यू में कितने लोग भाई? 40 लोग बैठे हैं। इसमें ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 20th है, देन फाइंड हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, तो उसके दाएं किनारे से स्थान क्या होगा? ऐसा प्रश्न दे सकता है। आपको कह दिया जाएगा एक पंक्ति में भाई ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 20वीं है, ए की पोजीशन राइट साइड से 18वीं है, तो अब बताओ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। कोई भी आपको इस तरह की जानकारी देने के बाद हो सकता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हो सकता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड करने हो सकता है किसी एक व्यक्ति की पोजीशन की बात करे, या हो सकता है 2 या 3 व्यक्तियों के अलग अलग नाम देकर उनकी पोजीशन की बात करे। तो यहां एक पंक्ति पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं पोजीशन इन क्यू के क्वेश्चंस, यानी पंक्ति पर आधारित प्रश्न कहलाते हैं ये हमारे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अपने नेक्स्ट टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन होगा बच्चों, वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें हमारे पास। 2 टॉपिक बनते हैं हमारे, एक तो होता है क्लासिफिकेशन, और एक टॉपिक आएगा बच्चों एनालॉजी। इनका भी वेटेज फिक्स है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन दिखाई देंगे। ध्यान देना, क्लासिफिकेशन जिसको बेटा हिंदी में कहा जाता है बच्चों वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बच्चों हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्गीकरण कहा जाता है। कुछ किताबों में इसका नाम आपको लिखा मिल सकता है ओड मैन आउट। क्लासिफिकेशन का ही नाम आपको क्या लिखा मिल सकता है? अगर ओड मैन आउट कहें तो इसका हिंदी में नाम बन जाता है विजातीय छांटना। विजातीय छांटना, विषम पद छांटना। ओड का मतलब विषम, यानी कि अलग, कुछ भी कहा जा सकता है। क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, ओड मैन आउट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन क्वेश्चन बनते कैसे हैं ये, इनमें प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं? इनमें टोटल 3 टाइप की क्वेश्चन बनते होते हैं। नंबर 1 वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर 2 नंबर क्लासिफिकेशन, एंड नंबर 3 लेटर क्लासिफिकेशन। इन क्वेश्चंस में होता क्या है? 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड्स एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेटर्स। 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन को पहले तो मैं एक्सप्लेन करूं। क्लासिफिकेशन का मतलब है क्या? वर्गीकरण, वर्ग बनाना, एक समूह बनाना, एक ग्रुप बनाना। यानी कि हमारे एग्जाम में जैसे 4 ऑप्शंस होंगे टोटल, चारों में से आपको यह कहा जाएगा इन 4 में से 3 तो ऐसे हैं जिनका एक ग्रुप बनता है, तो वो किसी एक ग्रुप के अंतर्गत आते होते हैं। 4th एक ऐसा ऑप्शन आपको दिया गया होगा जो इन तीनों से अलग रहेगा। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि बेटा 4 ऑप्शन जो दिए गए होंगे, चारों में से अलग छांटना हमारा क्या कहलाता है? वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन कहलाता है। बच्चों इसमें ध्यान देना, क्लासिफिकेशन अलग तब छांट पाएंगे जब हम बाकी 3 का एक समूह बना पाएंगे, ग्रुप बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको वर्गीकरण यानी कि वर्ग बनाना, समूह बनाना, ग्रुप बनाना। और बेटा अगर मैं इसकी बात करता हूं विजातीय छांटना,
वी जाते अलग जाती है छांटना विषम, यानी कि विषम का मतलब भी क्या होता है अलग। तो अलग कब छांट पाएंगे हम, जब बाकी तीन का एक समूह बन पाएगा। तो यहां पर अलग छांटने पर बेस्ड तीन प्रकार के प्रश्न कौन से, जैसे कि मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि शब्दों पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको क्या कहा गया होगा, इसमें बच्चों आपको कहा गया होगा, आपको 4 अलग अलग वर्ड दे देगा। मान लो मैं लिख दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नई दिल्ली। क्या लिखा मैंने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नई दिल्ली। तो इसमें अगर हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान तीनों क्या हैं भी, ये तीनों कंट्रीज हैं, और नई दिल्ली क्या है, एक सिर्फ एक शहर का नाम है। तो इसमें कंट्रीज का एक ग्रुप बन गया और नई दिल्ली इनसे एक अलग रह जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे सकते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन में, शब्दों पर आधारित जो वर्गीकरण होता है। अगर मैं बात करता हूं नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन की, तो मान लो मैंने लिख दिया 25, 125, 81 एंड 144। 25, 125, 81 एंड 144। 25 is a square of 5, 81 is square of 9, 144 is square of 12। बट अगर मैं 125 की बात करता हूं 125 is cube of 5। तो बाकी तीन तो स्क्वायर हैं, ये एक क्यूब है, तो इसमें स्क्वायर का एक ग्रुप बन गया, क्यूब वाला इनसे अलग रह जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन हमारे कौन से हो सकते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर की क्वेश्चन बने, क्यूब्स हो सकता है, प्लस माइनस, डिफरेंस की कैलकुलेशन, डिवाइड की कैलकुलेशन, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन आपको इसमें दिखाई दे सकती है। अगर बच्चों मैं बात करता हूं आपसे एक लेटर क्लासिफिकेशन की, अक्षरों पर आधारित एनालॉगी, तो जैसे मैंने ए लिख दिया, आई लिख दिया, ओ लिख दिया, एम लिख दिया, तो हम ये देख बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया मैंने। जैसे ए की बात करूं, ई की बात करूं, आई की बात करूं, तो ए, ई और आई जो हैं ये तीनों क्या होते हैं, वोवल्स यानी कि स्वर होते हैं। एम एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, ये इनसे अलग रह जाएगा। ये बेसिक सा एग्जांपल है कि इसमें सिर्फ आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इनमें अलग क्या और किस तरह से बनाया जाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें भी काफी सारे बन सकते होती हैं। जब चैप्टर हम करेंगे बच्चों और ज्यादा एक्सप्लेन इसको कर पाऊंगा मैं कि क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बातें उनमें हमें ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है एनालॉगी। एनालॉगी जिसको हिंदी में कहा जाता है सादृश्यता। सादृश्यता 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 एक जो चैप्टर होता है बेटा, ये सिमिलैरिटी पर बेस्ड एक चैप्टर है। सिमिलैरिटी यानी कि समानता पर आधारित। आपको इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंफॉर्मेशन देने का मतलब है इसमें भी टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 ही होंगे, वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी एंड लेटर एनालॉगी। 3 प्रकार के क्वेश्चन जैसे हमने क्लासिफिकेशन में बनाए वैसे ही वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी और लेटर्स एनालॉगी, 3 ही प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते होते हैं। वर्ड एनालॉगी का मतलब क्या होता है, इफ इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली, इफ इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली, फिर इस तरह से ये एक सिंबल बना कर देगा जो एनालॉगी के सिंबल को शो करता है। देन नेपाल इज रिलेटेड टू ये। एक रिलेशन, एक सिमिलैरिटी आपको बनाकर दी जाती है, सेकंड सिमिलैरिटी हमें फाइंड करनी होती है, यह कहलाती है हमारी वर्ड एनालॉगी, यानी कि शब्दों पर आधारित जो हमारे पास सादृश्यता होती है। नंबर एनालॉगी में आप क्या कहेंगे, इफ 5 इज रिलेटेड टू 25 देन 8 इज रिलेटेड टू, ये हो सकती है हमारी नंबर एनालॉगी। और अगर लेटर एनालॉगी की अक्षरों पर आधारित प्रश्नों की बात करूं, इफ ए इज रिलेटेड टू जेड देन आर इज रिलेटेड टू। तो इस तरह से कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते होते हैं, नंबर बेस्ड, लेटर बेस्ड और वर्ड बेस्ड। 3 ही टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे आपके क्लासिफिकेशन पे, और 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे एनालॉगी यानी कि सादृश्यता पर आधारित। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारे पास बनेगा टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनेगा उसका नाम होगा हमारा टाइम टेस्ट। समय परीक्षण पर बेस्ड हमारे 2 टॉपिक बनते होते हैं, समय परीक्षण पर। अब देखो समय परीक्षण पर बेस्ड टॉपिक हमारे कौन कौन से होंगे। टाइम बेस्ड टॉपिक 2 होते हैं, नंबर 1 इज कैलेंडर एंड नंबर 2 इज क्लॉक। अगर मैं कैलेंडर टॉपिक की बात करता हूं तो कैलेंडर में आपको क्या कहा जाता है, आपको कोई भी एक तारीख दे सकता है, कोई भी डेट लिख के दे देगा। जैसे मैंने लिख दिया कि 26 अगस्त 1984, ठीक है। मैंने लिख दिया 15 अगस्त 1947, मैंने लिख दिया 26 जन 1950, 26 जनवरी 1950। आप कोई भी एक तारीख लिख के देगा।
और कहेगा इस तारीख को कौन सा दिन था, कौन सा दिन है, कौन सा दिन होगा, कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है। या अगर कोई मंथ दे सकता है, भी अगर मैं एक नॉर्मल ईयर की बात करूं तो नॉर्मल ईयर का जो जनवरी का कैलेंडर होगा वो कौन से मंथ के जैसा दिखाई दे सकता है। 2021 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट हो सकता है, यानी कि 2021 का कैलेंडर क्या दोबारा किसी वर्ष के जैसा दिख सकता है, दोबारा कौन से वर्ष के जैसा दिख सकता है, ये सब बातें हम कैलेंडर टॉपिक में समझते हैं। और अगर मैं बात करता हूं क्लॉक टॉपिक की, तो क्लॉक में हमारे पास क्या बातें करेगा ये कि घड़ी की जो दोनों सुइयों की बात करेंगे हम, आवर्स हैंड एंड मिनट हैंड, दोनों 90 डिग्री का एंगल कब बनाती हैं। या अगर किसी घड़ी में 8:40 हुए हैं तो इसका मिरर इमेज कैसा दिखाई देगा, इसका वाटर इमेज कैसा दिखाई देगा, यानी कि घड़ी में 8:40 का समय हुआ है तो इस समय को दर्पण में मिरर में देखने पर टाइम क्या दिखाई देगा, इसलिए इसको मिरर इमेज टाइमिंग कह सकते हैं। और अगर वाटर में देखें, जल में देखें, तो इसका समय क्या दिखाई दे सकता है। कुछ ऐसी बातें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लॉक चैप्टर यानी कि घड़ी में। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हमारा बनेगा वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा आप कि अगर मैं टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट की बात करता हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, तो इसमें देखो पहले टॉपिक आया था, हमने रैंकिंग में बात की थी सिर्फ अरेंजमेंट की, उसमें अरेंज करना होता है कौन सा व्यक्ति बड़ा है कौन सा व्यक्ति छोटा है, इस तरह से। लेकिन अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करता हूं तो यहां आपको व्यक्तियों की पोजीशन सेट करनी होती है, कौन व्यक्ति कहां बैठा है। हो सकता है ये पोजीशन सर्कल पर बेस्ड हो, इसमें 7 या 8 लोग बैठे हैं, इसमें इनकी पोजीशन सेट करनी हो सकता है ये एक स्ट्रेट एंड में बैठे हो, इनकी पोजीशन सेट करनी हो, लेफ्ट एंड पे कौन सा है, राइट एंड पे कौन सा है। हो सकता है ये क्वेश्चन हमारे पास किस पर, स्क्वेयर शेप्ड एक टेबल है इस पर बैठे हों, या हो सकता है एक आयताकार मेज, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड एक मेज हो, इस पर बैठे हों। तो इंफॉर्मेशन कुछ आपको दी जाती है, गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें इनकी पोजीशन डिसाइड करनी होती है, कौन व्यक्ति कहां बैठा है। ये टॉपिक बनता है हमारा कौन सा, सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हम बात करेंगे आपसे, वो टॉपिक बनने वाला है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसका हिंदी में नाम होता है बच्चों गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं जो टॉपिक बेस्ड है, ये एक हमने स्कूल टाइम से एक रूल सीखा था मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए, बोर्ड मास, इस पर बेस्ड एक टॉपिक होता है। तो यहां बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि जैसा कि हमें पता है कि हमें सबसे पहले एक जो इक्वेशन दी गई होगी, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट किसका, सबसे पहले अगर हमारे पास डिवाइड का सिंबल है डिवाइड को सॉल्व किया जाएगा, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को और फिर माइनस को। इन क्वेश्चंस में बेसिकली होता क्या है, आपको एक इक्वेशन दी गई होती है, सपोज दैट मैंने लिख दिया, मैंने यहां पे एक इक्वेशन लिख दी है 15 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 डिवाइड 3 प्लस 4, इस तरह से मैंने एक इक्वेशन लिख दी। लेकिन इक्वेशन जब आपको देगा तो इक्वेशन देने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी गई होगी कि प्लस का अर्थ है मान लीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड एंड डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो आपको जो इंफॉर्मेशन, जो इस तरह से कुछ जानकारी दी गई होगी, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होता है, इसके सिंबल्स चेंज करने होते हैं। अब जैसा कि मैंने कह दिया कि प्लस का मतलब हो अगर मल्टीप्लाई, तो जहां जहां पे प्लस होगा मैं क्या लगा दूंगा, मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई होगा माइनस, जहां माइनस होगा मैं लगा दूंगा डिवाइड, और यहां पे डिवाइड होगा वहां पे लगा दूंगा मैं प्लस। तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन इस तरह से दी जाती होती है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें इनके सिंबल्स चेंज करने होते हैं। सिंबल्स चेंज करने के बाद हमें जो बोर्ड मास रूल जो होता है ये अप्लाई करके इक्वेशन का आंसर फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चंस बनते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि गणितीय संक्रियाओं के। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो आपके सामने आएगा वो टॉपिक होगा हमारा वाटर एंड मिरर इमेज।
वाटर एंड मिरर इमेज, यानी कि इमेज दो टाइप्स की होंगी, आपसे मिरर पर बेस्ड भी पूछी जा सकती हैं, आपसे वाटर पर बेस्ड भी पूछी जा सकती हैं। इनमें होगा क्या, मान लो मैंने एक स्पेलिंग लिख दी AMBULANC एम्बुलेंस, तो आपको यहां पे इस तरह से एक सिंबल बनाकर देगा MRPQ कुछ भी लिखकर। इट मींस ये आपसे इस दिए गए एक वर्ड की एक मिरर इमेज आपसे बनवाना चाहता है कि अगर आप इसको मिरर के सामने रख देते हैं, एम्बुलेंस एक वर्ड है, आपने मिरर के सामने प्लेस कर दिया, मिरर में देखने पर इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी। या आपसे क्या कहेगा इस तरह से, अगर वाटर इमेज बनाना हो तो आप किस तरह से एक सिंबल लगा कर देगा कि अगर इसकी वाटर इमेज बनाई जाए तो ये किस तरह से दिखाई देगा। तो आपसे ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये 3 टाइप के हो सकते हैं, इसमें 3 टाइप के वाटर एंड मिरर इमेज पर बेस्ड टॉपिक होगा, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, आपको डायरेक्ट एक स्पेलिंग दे सकता है, इस स्पेलिंग की इमेज कैसे बदलेगी, मिरर में देखने पर या वाटर में देखने पर, यह हो सकता है। या आपको हो सकता है एक कोई फिगर ड्रॉ करके दे दे, अगर फिगर ड्रॉ करके दिया जा सकता है, इसमें कुछ भी आपको ड्रॉ करके देने के बाद कहा जाएगा इसको मिरर, या फिर अगर मैं बात करूं वाटर, मिरर या फिर वाटर में देखने पर ये इमेज किस तरह से चेंज होगी, किस तरह से इमेज दिखाई दे सकती है। और थर्ड टाइप की क्वेश्चन इसमें जो हमारे बन सकते हैं वो कौन से होंगे। सबसे पहले इस तरह की क्वेश्चंस आपको हो सकता है कोई भी एक स्पेलिंग, कोई वर्ड आपको लिख के दिया जाए, इसकी आपसे कहेगा वाटर या मिरर इमेज कैसे बनेगी। आपको एक फिगर ड्रॉ करके दे देगा, इस फिगर के बारे में पूछ लेगा कि इसकी वाटर या मिरर इमेज कैसे बनने वाली है। या हो सकता है आपको कुछ नंबरिंग करके दे दे, 9, 8, 2, 5, 6, इसके साथ ही कुछ और सिंबल्स ड्रॉ करके दे दे, फिर कह देगा कि इसकी वाटर मिरर इमेज कैसे दिखाई देगी। तो वर्ड बेस्ड हो सकते हैं, एक फिगर बेस्ड हो सकते हैं, नंबरिंग प्लस इसके साथ कुछ भी ऐड कर सकता है, अल्फाबेट्स भी दे सकता है, या हो सकता है कुछ सिंबल्स लिख कर दे दे, इस तरह के क्वेश्चंस। ये टॉपिक हमारा कहलाता है वाटर एंड मिरर इमेज। या तो मिरर में कैसे इमेज चेंज होगी आपसे पूछा जाएगा, या वाटर में इमेज कैसे चेंज होगी आपसे ये बात पूछी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों हम इसमें करने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो इसमें बनेगा वो होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अब ध्यान देना बेटा, वेन डायग्राम टॉपिक में होता क्या है, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है डायग्राम पर बेस्ड, ये एक टॉपिक होगा हमारा डायग्राम पर बेस्ड। आपको जब भी कोई इंफॉर्मेशन, जब भी कोई जानकारी दी गई हो, जब भी कोई डेटा दिया गया हो, उसको लिखने की बजाय, जब भी कोई जानकारी, जब भी कोई डेटा, जब भी कोई इंफॉर्मेशन दी गई होगी, उस डेटा को लिखने की बजाय जब डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको कहलाता है वेन डायग्राम। जब भी कभी कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन, आपको जब भी कोई जानकारी दी गई होगी, उसको जब कभी हम लिखने की बजाय सिर्फ डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो वेन डायग्राम कहलाता है हमारा। वेन डायग्राम में 2 टाइप की क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 1, आपको 3 अलग अलग वर्ड देगा ये, जैसे मान लो मैंने लिख दिया भारत, मैंने लिख दिया राजस्थान और मैंने लिख दिया जयपुर। मैंने आपसे पूछ लिया कि इन तीनों के बीच के रिलेशन को शो करने वाला वेन डायग्राम कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन नंबर 4, इस तरह से। तो आप कहेंगे कि जो 3 नंबर डायग्राम है मेरा, जो 3 नंबर डायग्राम है, ये इसको प्रॉपरली शो कर रहा है। इंडिया, इंडिया में राजस्थान, राजस्थान में जयपुर। तो इस तरह से जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई होगी उस इंफॉर्मेशन को डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, वेन डायग्राम। और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस कौन से होंगे। नंबर 1, ये लॉजिकल वेन डायग्राम कहलाते हैं, और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायग्रामेटिक कहलाते हैं हमारे, डायग्रामेटिक। डायरेक्ट इसमें डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ऐसी कोई आपको जानकारी दी जा सकती है। मान लीजिए ये हैं स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स, और ये क्रिकेट प्लेयर्स हैं, और फिर इनमें कुछ नंबरिंग कर दी जाती है और इन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल प्लेयर भी हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं, ऐसे कितने फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बोथ, यानी कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के ही प्लेयर्स हैं। ऐसे कुछ जानकारी आपसे पूछी जाती है, कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, सिर्फ डायग्राम पर बेस्ड जो नंबरिंग आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, इन्हीं के बेस पे हमें आंसर देना होता है। तो जो आपको डेटा दिया गया, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई, जो आपको सूचना दी गई, उसको लिखने की बजाय सिर्फ हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। यह कहलाता है हमारा वेन डायग्राम, वेन आरेख जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों इसमें जो हमारा आ जाएगा वो होगा सिलोजिज्म। सिलोजिज्म,
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर हम देखें इसको न्याय निष्कर्ष, न्याय निगमन कहा जाता है। ये टॉपिक बेस्ड होता है कुछ प्रकार की स्टेटमेंट्स पे। अगर मैं कह दूं कि ऑल द ए आर बी, सारे के सारे ए बी होंगे, सम ए आर बी, कुछ ही ए बी होंगे। अगर मैं कह दूं कि नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो ए और बी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं कभी भी। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आपको पहले दी गई होगी, फिर ऐसे दी गई इंफॉर्मेशन के बेस पे, यानी कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए होंगे, इन स्टेटमेंट के बेस पे फिर आपको कंक्लूजन्स मैच करने होंगे, कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे बेटा, आपको डेफिनेटली इसका सिलोजिज्म का एक प्रश्न पक्का दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा बच्चों हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है अवयव। हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम अवयव। तो मैट्रिक्स टॉपिक में क्या होगा, आपको दो मैट्रिक्स ड्रॉ करके दी जाती होती हैं और इनमें कुछ अल्फाबेट्स लिखकर दिए जाते हैं। यहां कुछ इस तरह से ड्रॉ करके 1 2 3 इस तरह से 0 1 2 3 4 तक होते हैं ये कॉलम, और दो इस तरह से कॉलम बनाकर दिए जाते हैं। इनमें फिर कुछ अल्फाबेट्स लिखे गए होते हैं और आपको कोई भी एक स्पेलिंग दी जाती है। मान लो मैं लिख दिया PEN और एस्पेंस, और फिर आपको ऑप्शन देने के बाद यहां से हमें कोड मैच करने होंगे, यहां से कोड मैच करने होंगे कि किस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, रो इनटू कॉलम्स, यानी कि पंक्ति और स्तंभ को मैच करके आंसर फाइंड करना होगा गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे। ये टॉपिक कहलाता है बच्चों हमारा कौन सा, मैट्रिक्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हमारा इसमें बनेगा वो होगा अरिथमेटिकल रीजनिंग। अरिथमेटिकल रीजनिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंकगणितीय तर्क शक्ति। अंकगणितीय तर्क शक्ति। अब बच्चों जैसा कि इस टॉपिक का नाम है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क शक्ति, कि मैथ्स के वो कंसेप्ट के क्वेश्चन जो हमारे रीजनिंग के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिकल रीजनिंग कहलाती है, अंकगणितीय तर्क शक्ति कहलाती है हमारी। इनमें क्वेश्चंस बेसिकली क्या पूछे जाते हैं, आपको क्या कहा जाता है कि मान लीजिए भाई एक कुआं है जो 80 फीट गहरा है, एक मेंढक इसमें 3 फीट चढ़ता है, फिर 2 फीट फिसल जाता है, फिर 3 मिनट चढ़ता है, 2 फीट फिसल जाता है, 3 फीट चढ़ता है, 2 फीट फिसल जाता है। ऐसी कुछ जानकारी दी गई होती है, फिर आपसे पूछा जाता है कितने मिनट में, कितने दिनों में वो एकदम बाहर आ जाएगा। आपको कहा जाता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गे भी हैं, कुल सिरों की संख्या इतनी है, कुल पैरों की संख्या इतनी है, तो व्यक्ति के पास बताइए गाय की संख्या क्या होगी या मुर्गों की संख्या क्या होगी। ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसमें कुछ ना कुछ मैथ्स के कंसेप्ट अप्लाई हो सकते हैं, वो टॉपिक कहलाता है हमारा अरिथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि अंकगणितीय तर्क शक्ति कहलाएगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे वो होगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी कि आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना। अब इस जैसा कि टॉपिक के नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमारे पास कुछ फिगर्स ड्रॉ करके दिए गए होंगे, और फिगर ड्रॉ करके देने के बाद आपसे क्या क्या बातें पूछेगा ये। जैसे मान लीजिए एक इस तरह का आपको फिगर ड्रॉ करके दे दिया, एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। इसमें आपसे पूछ लिया कि दी गई फिगर में फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। या आपसे क्या पूछेगा, इस दी गई आकृति में आपको कहा गया होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या क्या होगी। या आपको कह देगा, एक और फिगर ड्रॉ करके देगा, इस दी गई आकृति में आपको क्या कहा जाएगा, किस दी गई आकृति में आयत कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, जो टॉपिक हमारा बनेगा, ये कौन सा होता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृतियों की गणना। ट्रायंगल्स की बात कर सकता है, स्क्वायर्स की बात कर सकता है, रेक्टेंगल्स की बात कर सकता है। हो सकता है आपको कहते हैं सम चतुर्भुज गिनो, भी क्वाड्रिलेटरल्स गिनो, टोटल कितने होंगे। आपको इस तरह से एक फिगर ड्रॉ करके दे देगा, इसके अंदर कुछ सर्कल्स बना देगा, आपको कह देगा इस दी गई आकृति में कुल वृत्त कितने होंगे, सर्कल्स कितने होंगे। ये जो टॉपिक बनता है हमारा, ये कहलाता है बेटा काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृतियों की गणना। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो टॉपिक आ जाते हैं वो कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिगर बेस्ड, ये भी फिगर बेस्ड थे, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन जिनको मैं बता रहा हूं आपको, वो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग,
कंप्लीशन ऑफ फिगर्स लिखता हूं मैं, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृति में एक पार्ट अधूरा होता है, छोड़ा हुआ होता है, वो कंप्लीट करना। एम्बेडेड फिगर, छुपी आकृति ज्ञात करना। ये कुछ ऐसे टॉपिक बन जाते होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। जो फिगर बेस्ड चैप्टर होते हैं हमारे, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, कंप्लीट द फिगर, एम्बेडेड फिगर, तो ये कुछ हमारा टोटल सिलेबस रीजनिंग का रहने वाला है, जिनको हम टोटल कवर करने वाले हैं। ये कागज पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आपको इसमें क्या होगा, एक आकृति दी गई होगी, आपको सबसे पहले ऐसे इसने मेंशन कर दिया कि एक पेज को मैंने बीच में से फोल्ड कर दिया, और इतना फोल्ड करने के बाद फिर मैंने उस पेज को यहां से फोल्ड किया बीच में से, इतना फोल्ड करने के बाद फिर मैंने मान लीजिए इस पेज को यहां से बीच में से फोल्ड कर दिया और यहां पर इस पेज को कट कर दिया। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा, इस पेज को जब मैं खोलूंगा, तो आकृति कैसी दिखाई दे सकती है। कुछ इस तरह से पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस बनेंगे। कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट फिगर में आपको क्या कहा जाता है, एक आकृति के 4 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट आपको कंप्लीटली ड्रॉ करके दिए गए होंगे, एक पार्ट उसमें कंप्लीट नहीं होगा। हमें फाइंड करना होगा कि 4th पार्ट उन 4 ऑप्शन में से कौन सा लगाया जाए वहां पर कि हमारा फिगर कंप्लीट हो जाए। एम्बेडेड फिगर में आपको क्वेश्चन में एक आकृति बनाकर दी गई होगी, मान लीजिए इस तरह की एक आकृति बनाकर दे दी, और फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ये सेम आकृति उन 4 ऑप्शन में से कहां कवर हो रही है, कुछ ऐसा हमें फाइंड करना होता है एम्बेडेड फिगर में, इसलिए इसको कहा जाता है छुपी आकृति ज्ञात करना। ये हमारा टोटल रीजनिंग का कुछ सिलेबस रहने वाला है, जो सारे के सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। जैसे कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट की थी क्लास, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, कैलेंडर, क्लॉक, क्लासिफिकेशन है, एनालॉगी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अरिथमेटिकल रीजनिंग है, सिलोलिज्म, वाटर मिरर इमेज। ये जो टॉपिक आपके साथ डिस्कशन किए हैं मैंने, ये हमारा टोटल रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है, जो हम सारे के सारे टॉपिक्स की आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। तो बेटा ये जो हमारा एक सिर्फ रीजनिंग का इंट्रोडक्शन था, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी हमारी रीजनिंग के सबसे पहले टॉपिक के साथ और उसके पहले पहले पार्ट के साथ। मिलेंगे बेटा आपसे जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।